गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कौन सा करेक्ट है बताओ दो। देखिए जी, फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का अध्यक्षीय सरकार जिसको बोला जाता है, वो यूएसए के कंटेक्स्ट में यूएस से कंपेयर करके जो बता रहा था उसका उनका प्रेसिडेंशियल सिस्टम का क्या फीचर है देख लें। एक एक करके देखते हैं। देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सही बात है। एंड इसके फीचर हैं क्या, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। एक तो हेड, स्टेट के जो हेड है अपने यहाँ प्रेसिडेंट है, यहाँ भी प्रेसिडेंट है, यहाँ तक कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी जो है ना वो भी प्रेसिडेंट ही है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। हेंस ऑक्युपाई द सेरिमोनियल पोजीशन एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, ये है हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड लीड करते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, यानी अपने जो मिनिस्टर है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है उनको लीड करते हैं। एंड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द फिक्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वहाँ लोग वोट करते हैं, टेन्योर उनका 4 ईयर है। इंडिया में टेन्योर 5 ईयर है, प्रेसिडेंट का भी 5 ईयर है एंड प्राइम मिनिस्टर का भी टेन्योर 5 ईयर है। एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कांग्रेस, कांग्रेस मतलब पार्लियामेंट, वहाँ का जो सीनेट कहते हैं, एंड लोअर हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोकसभा, एंड सीनेट मतलब राज्यसभा वहाँ। एंड पार्लियामेंट एक्सेप्ट द इम्पीचमेंट ऑफ द, इम्पीचमेंट के जरिए हटाया जा सकता है, और भी ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के द्वारा। ग्रेव मतलब जिसमें गड़बड़ी हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया, डिक्टेटर हो गए, तानाशाह हो गए, करप्शन में इन्वॉल्व हो गए। साथ में मैं बता दूं, इंडिया में प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए क्या प्रोसीजर है कि 1/4 मेंबर का सिग्नेचर, फिर मैटर जाएगा, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा उनको, प्रेसिडेंट को। जब उन पर जब छानबीन, जब पार्लियामेंट में चलाएगा, डिस्कशन चलेगा, तो बीच में इनको रिप्रेजेंट करने का, अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट वहाँ पर जब फाइनली बिल जो पास होना है, तो लोकसभा राज्यसभा में पास होना है, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस चाहिए। 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, उसका सपोर्ट चाहिए तो वोटिंग होगा, तो बिल पास होगा, मतलब इम्पीच किया जाएगा इंडिया में। आप प्रोसीजर कर स्टार्ट करने के लिए 1/4 समझ गए। इंडिया कंटेक्स्ट में ग्राउंड क्या क्या वही जैसे होता है, मिस बिहेवियर, इनकैपेसिटी, ये सब वो सब, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया। इम्पीचमेंट, इंडिया में आज तक कभी कोई प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ज़्यादा तामझाम नहीं करते। अब देखो, ये यूएसए में जो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है ना, इनके यहाँ क्या है कि जो लोकसभा में है, लोकसभा मतलब इनके यहाँ हाउस और रिप्रेजेंटेटिव में सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का। एंड राज्यसभा में क्या है कि वहाँ क्या है कि वहाँ चाहिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। राज्यसभा में 2/3 चाहिए, राज्यसभा मतलब सीनेट में। एंड अपर हाउस, लोअर हाउस या जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी लोकसभा जो उनके हैं, वहाँ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। वहाँ प्रोसीजर है इनको इम्पीच करने का। बाकी वहाँ भी है, इनको इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो है जो लीड करेंगे, मॉनिटर करेंगे, सवाल जवाब करप्शन ऐसे ऐसे उनके ग्राउंड पर हटाया जाएगा। हटाने के बाद जो भी पनिशमेंट होगी, या कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से, हो सकता है किसी चीज़ में क्राइम में, करप्शन में इन्वॉल्व है तो उस हिसाब से पनिशमेंट भी मिलेगा। एक बार इम्पीच हो गए यूएसए में, दोबारा वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 टेन्योर ही कर बन सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक बार प्रेसिडेंट बना तो अगला बार 2 ही बार, चाहे तो अगला बार तीसरी बार भी प्रेसिडेंट इंडिया में बन सकता है। क्लियर? तो यहाँ चलते हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। हाँ, राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। यहाँ तक तो ये हुआ इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट, यहाँ यहाँ। अब देखते हैं, प्रेसिडेंट गवर्न विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट और स्मॉलर बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट। ये किचन कैबिनेट इंडिया कंटेक्स्ट में मैंने जो किचन कैबिनेट बताया था वो बताया था, किचन मतलब जो कैबिनेट में ही जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उसके, प्राइम मिनिस्टर के साथ में कोई जरूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो कैबिनेट से ही बिलोंग करते, बाहरी लोग भी हो सकते हैं, वहाँ किचन कैबिनेट। इनके यहाँ जो है
जो कैबिनेट बोला गया उस कैबिनेट को बोला गया किचन कैबिनेट, क्योंकि ये इतना हमारा जैसे इंडिया में जो है ना 15% ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब 70-72 मेंबर हो सकते हैं, मिनिस्टर मंत्री हो सकते हैं, इनके यहाँ इतना बड़ा मंत्रालय नहीं होता है, छोटा होता है कंपेरेटिवली, तो कहलाता है किचन कैबिनेट। देखें, इट इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, मतलब एडवाइजरी बॉडी है, ठीक। ये ऐसा नहीं कि ये इंडिया में क्या है कि कौन प्रेसिडेंट है जो बॉन्ड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको इस हिसाब से पावर नहीं है, ये इनके प्रेसिडेंट इनके एडवाइस के लिए बाइंड नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि ये उस टाइप के एमपी नहीं है, ये मंत्री। और इनको मंत्री किसने बनाया? प्रेसिडेंट ने। लोगों में से मतलब जो किनको चुनको, अपनी पार्टी में से चुने या किसी में से जो एक्सपर्ट है। जैसे एलन मस्क को अभी ट्रंप ने क्या किया है, एक बनाया डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ऐसे है, डॉज नाम का एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया है। तो उसका जो हेड जो बनाया है एलन मस्क को, यानी एक तरह से अपने मंत्रियों में जो मंत्रालय में एक पोस्ट दिया एलन मस्क को। एलन मस्क कोई मंत्री एमएलए थे, एमपी थे, कोई पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन ये क्या है कि वहाँ क्या सिस्टम, किसी को भी एक्सपर्ट को या जिनको उनको अच्छा लगता है उनको अपने मंत्रालय में, अपने मंत्रिमंडल में रख सकते हैं, और ये कहलाते हैं डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। इसलिए जो होता है ना, जब यूएसए से आते तो डिफेंस सेक्रेटरी ऐसा वर्ड होता है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। यूएसए के जो होते हैं जब इंडिया में रिप्रेजेंट करने आते हैं तो बार बार सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ यूएसए ये टर्म यूज होता है, ये पोस्ट होता है। देखना जब पेपर में अक्सर न्यूज में रहेगा, तो उनका ये यूक्रेन वाली वार हो रही थी चाहे यहाँ गाजा वाला में, तो हमेशा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वहाँ ब्लिंकन या कोई ऐसे हैं, ब्लिंकन, हाँ ब्लिंकन पहले थे, अभी कोई और हो, तो बार बार उसी की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आता था। मतलब फिलिस्तीन और इजराइल वाली वार में खाली स्टेटमेंट, दिन पर दिन, हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ो तो जो इंटरनेशनल न्यूज जहाँ आती है वहाँ उनका स्टेटमेंट कुछ न कुछ कोटेशन, कुछ न कुछ लाइन बोला हुआ आता था। तो यूएसए की तरफ से जो मंत्री होते हैं ना, कौन होते हैं, वो कहलाते हैं डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। कहीं ना कहीं उनके वर्ड जो पोर्टफोलियो मिला हुआ उसका सफिक्स में सेक्रेटरी जुड़ा हुआ रहेगा, फॉरेन सेक्रेटरी ये वो। इंडिया में जो हमारे सेक्रेटरी जो हुए वो ब्यूरोक्रेट है, डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, वॉट एवर सेक्रेटरी जो भी हुए वो ब्यूरोक्रेट जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, यानी नेता नहीं है, ये पॉलिटिकल नहीं है। और उनके यहाँ भले नेता ना हो लेकिन पोस्ट जो दिया गया है एक तरह से मंत्री बनाया गया है, समझ में आया? कहोगे कि वहाँ भी वो लोग नेता नहीं है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट को जरूरी नहीं है ब्यूरोक्रेट हो, एग्जाम होकर हुआ वो, इनको चुनने के लिए उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको सेक्रेटरी जो बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है। वहाँ जाने के बाद परफॉर्मेंस के आधार पर या पैरवी के आधार पर, चापलूसी के आधार पर, वॉट एवर, वो आगे के जल्दी प्रमोशन मिलेगा, होता है। जो ऐसा बात बता दूं, बोलना भी नहीं चाहिए, जो बड़े बड़े पोस्ट पे गए हैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, एकदम बिल्कुल है एकदम सिद्धांत के आधार पर मैं काम करूंगा, ये है तो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ये है। करप्शन तो छोड़ो, करप्शन नहीं करते, ऑनेस्ट हो बिल्कुल ऐसे, लेकिन स्ट्रिक्ट भी हो, सही है तो सही है, तो उनको बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं मिलेगा। ऊपर वाला जो जब कुछ भी बोले, गलत भी बोले तो हाँ सर, सही बोले हाँ सर, तो ही ऊपर वाले से मार्क्स ज्यादा मिलेगा और आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये क्लियर सी बात है। बिना ऊपर वाले को खुश किए हुए कोई भी ऊपर वाले पोस्ट पर, अच्छे पोस्ट पर नहीं पहुंचा, मैं क्लियरली बता दूं, ये फैक्ट बात है। तुम बिल्कुल तुम सैक्रोसैंक्ट एकदम सिद्धांत वाले आदमी रहेंगे, ये गलत चीज है तो इसको हम गलत मानेंगे, ऊपर से कितना भी कोई बोल दे कि ये नहीं, इसको आपको करना है, नहीं सर सर गलत है, रॉन्ग है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल नहीं सर, ये चीज नहीं हो सकता सर। जब बिना ऐसे नहीं, करप्शन की बात, नॉर्मल भी कोई ऑर्डर दे, लगता है कि ये करना जायज नहीं बनता है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है, या हमारी अथॉरिटी ने ये करना सही नहीं है इस समय में, लेकिन मंत्री जी आदेश दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल चलोगे अपने सिद्धांत कि नहीं भाई हमारा चेयर ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, हमारी ड्यूटी ये कहती है। जब तक ऊपर वाला कुछ ही बोले जी सर, दिन को भी बुलाया तो यस सर, अब रात को भी बुलाया यस सर, ऐसे टाइम में बुलाया जिसमें आप लोग नहीं सर मैं तो छुट्टी पर हूँ सर, मैं अभी नहीं आ सकता, तो आपको वो सब नहीं चलेगा। कभी बुलाए, जितना ज्यादा सर्विस में है, कहीं भी सर्विस में, नॉट ओनली फॉर द सिविल, इवन इन, नाम नहीं लेना चाहिए, एनीवेयर, एनी सर्विस, गवर्नमेंट जॉब में ऊपर वाला की बहुत ज्यादा जो करेंगे फेवरेटिज्म या चापलूसी नहीं वर्ड बोलूंगा, जो भी कहो इन द सेंस, अलग चीज, उनकी ज्यादा जितनी सुनेंगे हाँ 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 तो हाँ, ना तो ना, तो ही उनको आगे ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। दम बिल्कुल दम सिद्धांतिक आदमी रहेंगे अशोक खेमका की तरह तो नहीं मिलेगा। तो मैं क्या बनने के लिए फोर्स करता हूँ, किनके जैसा,
तो ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि ऐसा बनने के लिए बोलता हूँ, तुम सही है तो सही बोलो, गलत है तो गलत है, ऑनेस्ट रहो, तुम सिद्धांत पर चलो तो सही है, और जो आपको काम मिला गया उसको दिल से करो, मन से करो, लोगों के लिए करो। मैं इसको लिखा था, मैंने ये नहीं बोलता हूँ कभी किसी की फोन चापलूसी करो। उन्होंने सही बोला तो बिल्कुल करना है, गलत बोला तो बोलना है सर ये गलत है तो गलत है सर, इसको नहीं किया जा सकता, समझे। तो अगर उनकी बात चापलूसी कर लिए तो उनको तो खुश कर दोगे, लेकिन उसको, सॉरी उनको, इनको तो खुश कर दोगे, जो सबसे ऊपर नहीं है, थोड़ा बीच में है, मतलब पोर्टफोलियो में। इन सबसे जो ऊपर है उनको, उनको कैसे खुश करोगे? इनकी इनकी सुन के नहीं खुश कर पाओगे, वो आपको खुद दिया हुआ है, आपको करना है, कैसे खुश करना है पता है। चलते हैं, कहाँ गए, इट इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, और इनके कैसे सिलेक्ट करते हैं बता दिया। एंड दे आर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम एंड रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम, इनके लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये जब चाहे इनको हटा दे, जब चाहे जब रख ले, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे, ये पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगी वहां से। तो अगर इम्पीच भी हुए तो प्रेसिडेंट जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट जब जाएंगे, प्रेसिडेंट हट गए तो इनके द्वारा जितने मंत्रिमंडल जो भी लाए गए थे ये भी गए। अगला कोई दूसरा प्रेसिडेंट अगर बनेगा तो इन लोगों को रखे या ना रखे उनकी मर्जी। एंड कैन बी रिमूव हिम एट एनी टाइम, इन्हीं के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। अब अपने यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, उनमें जो मंत्री हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हटाया जा सकता है। और प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है तो प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि इनको डिसमिस कर दिया जाए, मतलब मंत्रालय से इनको हटा दिया जाए, मंत्रिमंडल से इनको हटा दिया जाए, एक कहने का मतलब। एंड प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नाइदर द मेंबर ऑफ कांग्रेस नॉट अटेंड इट्स सेशन, जो पहले भी डिस्कस हो चुका है, एंड हेंस आर नॉट रिस्पांसिबल टू द कांग्रेस फॉर दिस ईयर एक्ट। कांग्रेस का मतलब दोनों, लोकसभा राज्यसभा, उनके लिए लोकसभा किसको बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, राज्यसभा सीनेट ऐसे बोला गया है। एंड प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजॉल्व द हाउस ऑफ द कांग्रेस, जैसे इंडिया में जो डिजॉल्व कर देते हैं ना लोकसभा को, वहाँ लोकसभा जो फिक्स टेन्योर उनका उतना साल चलना है, उतने साल पहले डिजॉल्व नहीं किया जा सकता इनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। इंडिया में डिजॉल्व किया जा सकता है, पहले प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिजॉल्व होगा। प्राइम मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंस्ट्रक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप डिजॉल्व कर दिया जाए, जिनको अथॉरिटी है तो डिजॉल्व कर दिया जाएगा। ऑपोजिशन चिल्लाते रह जाए, नहीं नहीं नहीं, एक साल का टेन्योर बचा हुआ है, हम एक साल तक और एमपी रहेंगे, तो नहीं, ये इनके पास पावर है, प्रेसिडेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, प्रेसिडेंट डिजॉल्व करवाए, हाउस को डिजॉल्व कर दे। तो हाउस को प्रोड्यू करना, एडजर्न, क्या बोलते हैं, डिजॉल्व करना, और क्या होता है, हाउस का सेशन को, जो हाउस का सेशन को जब स्टार्ट हुआ था, सेशन आता है तो उसको इनिशिएट करना, वो भी उसका भी जो डायरेक्शन जो कौन इस पास करता है, प्रेसिडेंट को पावर है। सेशन को आयोजित करना, कहने का मतलब सेशन स्टार्ट करना, वो कहा गया है। तो ये सब पावर है प्रेसिडेंट के पास, और भी प्रेसिडेंट जो भी करेगी किसके, किनके इशारे पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कैबिनेट, मीन्स उनको हेड कर रहे हैं पीएम। अब मैं बता दूं, जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज है, वहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही वर्ड इस्तेमाल करना एग्जाम में लिखने के लिए, वहां पीएम मत इस्तेमाल करना। ये मैं समझाने के लिए बोलता हूँ। जहाँ कैबिनेट है, जैसे कैबिनेट एक ही जगह इस्तेमाल है 352 वाले इमरजेंसी वाले में, अब बाकी हर जगह क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यू शुड यूज ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट वर्ड, दैट फ्रेज आपको यूज करना है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। ये पीएम, प्रेसिडेंट किनके एडवाइस पर काम करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को के एडवाइस पर, ना कि पीएम मत लिख देना। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो कुछ बच्चे लिख भी देंगे, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है रियलिटी क्या है, लेकिन लिखने की बातें कुछ और होती है। यहाँ देखिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर सेपरेटेड and vested in 3 independent organs of the government, hence it is based on the doctrine of separation of the power। बिल्कुल, मतलब इनका एग्जीक्यूटिव जो मंत्रिमंडल है बिल्कुल अलग, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में उनके बैठे हुए हैं, जुडिशरी को अपॉइंट करते हैं अलग से, ये लोग, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जुडिशरी को। और एक बात है, यूएसए में क्या है कि जब एक बार कोई जज बन जाता है ना, लाइफ टाइम तक जज रहते हैं, लाइफ टाइम तक, मतलब जब तक उनका शरीर काम करना बंद ना कर दे, या जब खुद ही अपने मन से छोड़ दे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा भाई। यानी एक बार जो जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के, वहां वो बुढ़े तक, जब तक जीवित है या जब तक उनका ब्रेन चल रहा है तब तक रहते हैं। इंडिया में जैसे टेन्योर है ना कि रिटायर होने का 65 है, और हाई कोर्ट के जजेस का क्या है 62 है, लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट का कोई एज नहीं है। इसलिए कुछ दिन पहले न्यूज में आया था, कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले, सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज बनने वाले थे,
तो उनके बारे में पूरा चर्चा न्यूज में आया था, क्योंकि पता है कि एक बार जो जज बन गए, दूसरी बात, एक बार जज बन गए आपको कोई हटा नहीं जा सकता, जज आपको प्रेसिडेंट ही बनाएंगे, लेकिन जज बनने के बाद हटाया नहीं जा सकता, तो यानी कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। रिटायरमेंट का एज नहीं है, रिटायर होने के बाद और एज रहता तो आपको रहता है, लोभ रहता है ना कि अच्छा गवर्नमेंट के लिए करेंगे, उनको फेवर करेंगे किसी पार्टी को, तो हमें बाद में कहीं का राज्यसभा के एमपी बना दे, कहीं का गवर्नर बना दे, किसी का कमेटी का चेयरमैन बना दे, किसी ट्राइब्यूनल का चेयरमैन बना दे, ऐसे ऐसे कोई कमेटी बैठेगी उसके हम लीड करेंगे, इंक्वायरी कमेटी कुछ भी। लेकिन ये तो जिंदगी भर के लिए है ही, एक और नौकरी मिल गया, तो इनको किसी का क्या लोभ, आगे फ्यूचर में क्या लोभ, ये नौकरी तो फिक्स है जब तक जिंदा है, तो किसी के बाद में फेवर लेने का कोई लोभ, कोई प्रलोभन, कोई डर ही नहीं। तो कोई डर नहीं तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करेंगे। समझ में आया? तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव भी इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेटिव भी इंडिपेंडेंट, अलग अलग है, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब तीनों में ऐसे कोहेरेंस नहीं है। समझ में आया? ये है। अब इंडिया में जो जुडिशरी को इनको हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के जो कलेजियम सिस्टम है नाम रिकमेंड करती है, जैसे कि जज का सिलेक्ट करना था, 10 नाम दी, तो हो सकता है 10 नाम में से जो है लॉ मिनिस्ट्री 10 में से 5 ही लोगों को जज के लिए चुने, लेकिन इनके पास पावर है कि नाम उन्हीं में से चुनना है, सबको उन्हीं में से चुनना है, तो जितने नाम गए उसी में से, बाहर से नहीं चुनना है। ठीक है, यहाँ ऐसे है। लेकिन यूएसए में क्या है, कलीगियम सिस्टम नहीं है, ये जो प्रेसिडेंट है ना, वो चुनते हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, मतलब किनको में से चुनेंगे, जो या पहले से जज रह चुके हों दूसरे कोर्ट के, या कोई एक्सपर्ट जूरिस्ट हो वहाँ, या कोई अच्छे वकील हो, उन्हीं में से चुनेंगे ना जज बनने के लिए, तो वो चुनती है। लेकिन वहाँ नाम रिकमेंड करके जो पुराने जजेज नाम रिकमेंड करके दे, वहाँ नहीं है। यानी इंडिया में भी वही कहा जाता है कि वहाँ जो एग्जीक्यूटिव मतलब जो प्रेसिडेंट जो नाम सेलेक्ट कर रहे हैं जजेज को, वैसे इंडिया में भी होना चाहिए कि जो जजेज का जो अपॉइंटमेंट है एग्जीक्यूटिव करे, एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्री लोग, नेता लोग ही करें, यानी मंत्री लोग ही करें, यहाँ ये कहना है ऐसा, कि वहाँ ऐसे हो के वहाँ अच्छा सा जुडिशरी फंक्शन कर रही, तो इंडिया में क्यों नहीं कर पाएगी? तो यहाँ स्ट्रिक्ट जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात है ये यूएसए में है, हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट नहीं है। हमारा यहाँ जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है ही, पर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों उसी में ताल अंदर ही है, पार्लियामेंट के ही मेंबर है, पार्लियामेंट में ही। एंड जुडिशरी पूरी इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है कि इनको भी अल्टीमेटली जजेज नाम भेज रहे हैं, लेकिन में से चाहे तो सब में से सबको ले, या तो चाहे तो किसी को ना ले, कि नहीं इसमें से कोई हमको पसंद नहीं आया, नेक्स्ट लिस्ट भेजे आप, ये भी कर सकती है। अब देखो मेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेरिट क्या है, जितना जितना डिस्कस हुआ है वो सभी घूम फिर के आना है। हार्मोनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तालमेल मेल मिलाप रहता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव मंत्री हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कमेटी के मेंबर हैं, और जो भी बिल लाते हैं तो उनका डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर स्क्रूटिनाइज होता है। स्क्रूटिनाइज छानबीन जांच पड़ताल करने वाले, एक क्लॉज को छानने वाले वहीं के एमपी लोग हैं, तो वो एमपी है, कुछ लोकसभा के भी एमपी हैं, कुछ राज्यसभा के एमपी हैं, कुछ अपोजिशन के भी एमपी हैं, कुछ उनके रूलिंग पार्टी के भी एमपी हैं, ऐसे ऐसे। तो ऐसे हार्मोनी रहता है, और हमेशा क्वेश्चन पूछना, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, सेंसर मोशन लाना, एडजर्नमेंट मोशन लाना, शॉर्ट क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ऐसे ऐसे डिस्कशन का सब प्रोसीजर बना हुआ है। प्रिविलेज मोशन और क्या है, एडजर्नमेंट मोशन, ऐसे सब सिस्टम बना हुआ है, इसके जरिए कंट्रोल एक दूसरे के साथ तालमेल बनी रहती है। ये हुआ हार्मोनी का। एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्या रिस्पॉन्सिबल है मैं बोलूँ, उतना देर से उतना देर से चार रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं देखो तालमेल वैसे, रिस्पॉन्सिबल ये सब जितना आया ये सब क्वेश्चन ये सब करके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है, जवाबदेही रहती है, समझ गए? तो सब घूम फिर कर आगे पीछे मिलता जुलता पॉइंट रहेगा। एंड प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, यानी जो सरकार है मंत्रिमंडल तानाशाह ना बन जाए, तानाशाह बन जाएगा तो वहाँ पर हम सवाल जवाब ऐसे ऐसे करेंगे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया जाएगा, एडजर्न करेंगे, वो हंगामा हल्ला करेंगे, सेशन चलने नहीं देंगे वहाँ लोकसभा में या राज्यसभा में भी। तो ऐसे ऐसे प्रिवेंट डेस्पोटिज्म आर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन दिस सिस्टम हु आर रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो तानाशाह हो गए, तो अब जो तानाशाह हो गए और उनकी मेजोरिटी है, और सब ताना जैसे कि ताना जो उनके पार्टी के लोग उनको सुन रहे हैं तानाशाह होने के बावजूद भी, तो नहीं हटा सकते। कहने के वो है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ला हटा सकते हैं, तभी हटा सकते हैं जब उन्हीं के मेंबर क्यों ना उनको छोड़ दे, उन्हीं के सपोर्ट में ना रहे, तभी हटाया जा सकता है। अदरवाइज वो तानाशाह भी हैं और उनके उतना लोग को पकड़ तानाशाह कर सबको डरा के अपने पास भी रखे हुए हैं, तो कोई नहीं हटा सकता।
जैसे रसिया में डिक्टेटर हो गए हैं व्लादिमीर पुतिन, चाइना में, लेकिन कोई हटा सकता है? साथ में उतने लोगों का पकड़ भी बना रखे हैं, उतने लोगों पर, उतने मंत्री अपने एमपी पर, तो कोई अगेंस्ट में जाने का हिम्मत ही ना करे, नहीं कर सकती। ये तो थ्योरी की बात है, प्रिवेंट डेस्पोटिज्म ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं हो भी इम्प्लीमेंट हो भी पाता है, कहीं नहीं हो पाता है। तो आंसर राइटिंग में ऐसे ही होता है, जब फेवर में लिखना है तो खूब फेवर में लिखा जाता है, और उसी को जब अगेंस्ट में लिखना है तो पूरा अगेंस्ट में तरह तरह के बना बना के फेंक फेंक के फेवर भी करते हैं, अगेंस्ट में भी होता है तो फेंक फेंक के लिखा जाता है। किताबें पढ़ोगे तो देखोगे ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, ऐसे ही होता है। तो कोर्ट में भी जब कोई कैंडिडेट के जब सपोर्ट में बोलना है तो पूरा सपोर्ट में बोला जा रहा है, अगर आप हो सकता है वही वकील दूसरे कैंडिडेट के साथ लड़े, मतलब इनके अगेंस्ट में लड़े, देखो इनके अगेंस्ट में भी बोलना होगा तो लंबी चौड़ी बातें भी बोलेंगे, फेवर में बोलना होगा तो भी लंबी चौड़ी बातें बोलेंगे, अगर अगेंस्ट में भी बोलना रहेगा तो भी लंबी चौड़ी बातें कई ले आएंगे कहाँ ना कहाँ से जोड़ जाड़ के। तो ऐसे ऐसे होता है। अब देखें रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, मतलब अपोजिशन है, बार बार क्रिटिसाइज कर रही है। अब वहाँ यूके में क्या है, बताया था शैडो गवर्नमेंट, कि हर मंत्री के साथ एक एक आदमी लग जाता है अपोजिशन वाला, उस पर ही पूरा क्रिटिसाइज करना, ध्यान रखना है। तो अगली सरकार आएगी तो शैडो गवर्नमेंट की बात है, यहाँ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट की बात है कि एक सरकार अगर गिर भी जाती है तो एक प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे लोग मिलकर देख कहते कोलिशन, इसको क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, जिसको साथ कहते हैं डिफरेंट पार्टी का सपोर्ट लेकर सरकार बनाई जाती है। जैसे कि होता है ना कि मान ले कि मोरारजी देसाई गवर्नमेंट गिर गई, उनकी नहीं बना पाए थे, चरण सिंह को अपॉर्चुनिटी दिया गया, चरण से मिलकर सरकार बनाए अलायंस बनाकर। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी बनता है कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाया जा सकता है, ये हुआ, ये कहने का मतलब अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। इफ रूलिंग पार्टी लूजेज इट्स मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट कैन इनवाइट द अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट विदाउट फ्रेश इलेक्शन। तो मतलब मोरारजी देसाई बने, वो रिजाइन दिया, तो ऐसा बात नहीं है कि तुरंत इलेक्शन हुआ, दूसरे को मौका दिया, चरण सिंह बने। वही वीपी सिंह और चंद्रशेखर वाले बात, वीपी सिंह का गवर्नमेंट गिरा तो चंद्रशेखर को मौका दिए, तो उनको क्या गवर्नमेंट बनाओ, वो बनाए कुछ दिन, फिर चला, उनकी भी नहीं चल पाई। समझा? समझे? सॉरी, समझे? रेडियो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट एंड वाइड रिप्रेजेंटेशन। वाइड रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, जो पीएम जो इन जनरल कोशिश करते हैं कि जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब हम मंत्रालय बना रहे हैं तो प्रत्येक डिफरेंट स्टेट से चुने, जैसे कि साउथ इंडिया तमिलनाडु से कभी आदमी मेंबर हम मंत्रालय में रखें, केरला से भी रखें, कर्नाटका से भी रखें, आंध्रा से भी रखें, और जो भी हो डिफरेंट रीजन से रखें। क्यों 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 क्यों? क्योंकि सबको खुश रखना है ना। तो मान लो उस, देखो ये तो हो गया लोकसभा का इलेक्शन, स्टेट में जब इलेक्शन होगा तो वहाँ भी तो आपको वोट चाहिए, वहाँ भी आप चाहो कि हमारी सरकार बने, चीफ मिनिस्टर जो बनाए हम, हमारे पार्टी के चीफ मिनिस्टर बने, तो वहाँ जब आप दोगे वहाँ लोग पूछताछ करेंगे कि कहाँ सेंटर में तो कोई मंत्री नहीं दे रखा है हमारे स्टेट से, जब हमारे स्टेट का मंत्री रहेगा तो हमारे स्टेट पर ज़्यादा ध्यान देगा, उनको स्टेट का ग्रीवांस से प्रॉब्लम पता है, क्या समस्या लोग से क्लोज है, तो उस स्टेट पर थोड़ा फोकस ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिवली, अदर स्टेट के कंपेयर में रहेगा, तो सारे स्टेट पर फोकस, देखो उस स्टेट पर थोड़ा। जैसे रेलवे मिनिस्टर जब लालू यादव रहे तो बिहार के रेलवे के लिए काम तो उन्होंने, लोग बोलते हैं पूरे इंडिया के लिए किया, लेकिन बिहार में बहुत सारे रेलवे स्टेशन छोटे छोटे, रेलवे हॉल्ट, या बिहार को ट्रेनें ज़्यादा मिला, तो उस समय उनके टाइम में हुआ कि कई ट्रेनें जैसे दिल्ली से चलने वाले, बम्बई से चलने वाले, ऐसे तो नंबर ऑफ ट्रेन ज़्यादा बिहार को मिले ट्रेवल करने वाले। रेलवे स्टेशन कई जगह दूर दूर पर रेलवे स्टेशन थे, बीच में जो हॉल्ट, छोटे छोटे हॉल्ट बोलते हैं, हॉल्ट मतलब होता है कि छोटा रेलवे स्टेशन होता है जहाँ बड़ी बड़ी ट्रेनें या लॉन्ग टूर वाली ट्रेनें नहीं रुकेगी, लेकिन लोकल ट्रेनें रुकेगी, तो ताकि लोग, एक रेलवे स्टेशन यहाँ, एक रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर दूर सपोज, तो बीच वाले लोग को अगर जाना है रेलवे स्टेशन तो 5 किलोमीटर उधर, 5 किलोमीटर उधर जाना पड़ेगा। अब बीच में हॉल्ट आ गया, कहीं आ गया बना, तो उनको नज़दीक पड़ेगा आने में रेलवे स्टेशन, ट्रेन पकड़ने में, तो इसलिए बीच बीच में दिया गया। तो लालू यादव गवर्नमेंट में बिहार के लिए रेलवे में काफ़ी ऐसे काम हुआ, इसलिए नीतीश कुमार का गवर्नमेंट भी, या आप कहो कौन, नीतीश कुमार का गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार जब पीएम रहे हैं, या पीएम नहीं, रेलवे मिनिस्टर रहे, या कौन सा, रामविलास पासवान भी रेलवे मिनिस्टर रहे, तो उस समय हाजीपुर में कुछ रेलवे फैक्ट्री बनी, हाजीपुर में जो अभी भी है वहाँ, तो उसमें कौन, क्योंकि हाजीपुर उनका कंस्टिट्यूएंसी था, तो उस कंस्टिट्यूएंसी के लिए काम उन्होंने किया, तो कंपेरेटिवली थोड़ा फोकस ज़्यादा हो जाता है।
तो वाइड रिप्रेजेंटेशन देना है कि हर स्टेट को खुश करना है, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और क्योंकि जब जनरल इलेक्शन में भी आप सब जगह से वोट मांग रहे हैं तो ये सवाल जो होगा कि हमारे स्टेट से वोट मांगने आए हो, लोग चलो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन या स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन छोड़ दो, लोकसभा के लिए भी वोट मांगने आए और हमारे लोग हमारे स्टेट से कितने हैं जो मंत्री हैं, पता चला कुछ भी नहीं है, तो हम क्यों वोट दें, लोगों में नाराजगी रहेगी। यानी खुद सबको करना है तो सब सेक्शन के लोगों से सिलेक्ट करना है, सारे स्टेट सारे कम्युनिटी, मतलब एससी के सोचते हैं कि एससी का भी हमारा लीडर हो हमारे पार्टी में, मतलब मंत्री हो, एसटी का भी मंत्री कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करे, हिंदू मुस्लिम हो गया, सिख क्रिश्चियन जो भी ऐसे अगर हैं तो उससे बिलोंग करे, कोशिश की जाती रहे। समझ गए में आया ऐसे। और क्या बताऊं, इतना काफी, इतना और क्या बताऊं। अब है पार्लियामेंट्री सिस्टम थोड़ा चार्ट के फॉर्म में है, जितना जितना चीज बोला है थोड़ा देख लो। एग्जाम में मैं बोलता हूँ चार्ट वाला कभी बना दिया जाता है जल्दी जल्दी, टाइम कम पड़ रहा, आपको कंटेंट देना है तो ऐसे बनाकर थोड़ा आगे बढ़ा जाता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्लियर डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया। डिवीजन रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मंत्रालय सबको दिया गया है, क्या काम करना है, कौन कैबिनेट मिनिस्टर है, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज है, किसी को डिपार्टमेंट दिया गया है, कोई डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं ऐसे ऐसे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एंड ज़्यादा इफेक्टिवनेस रहेगा, और उससे क्या होगा, हमारा लेजिटिमेसी ज़्यादा रहेगी, वैधता ज़्यादा रहेगी, और लो रिस्क ऑफ डेमोक्रेटिक इरोजन, मतलब घूम फिर कर देखो ऐसे ऐसे आया है। कुछ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझाना रहा था तो मैं बता दिया होता। लोअर पोटेंशियल फॉर इंट्रा एग्जीक्यूटिव इन फाइटिंग, आपस में फाइटिंग कम होगा। इंट्रा एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्रियों में, क्योंकि मंत्रियों को लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी ज़्यादा चलती है, उनकी बात मानते हैं, वो हाँ बोलेंगे तो हाँ, ना बोलेंगे तो ना। पकौड़ा छानने के लिए बोलेंगे तो सब लोग पकौड़ा छानेंगे, सब लोग उस बात को फेवर करेंगे, उसी बात को सपोर्ट करेंगे। इन द सेंस ऐसे गलत भी कभी मुंह से उनके निकल गया तो सब लोग आंख बंद करके उनको सपोर्ट करना ही करना है। हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होता है क्या, जो एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या आपकी जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी रही है उसको जो उनके मिनिस्टर रहे हैं उनको फॉलो करना ही करना, या उनके पार्टी के जो मेंबर हैं जो एमपी हैं उनके सरकार की पॉलिसी को उनको एक्सेप्ट करना या फॉलो करना। अगर सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट में हो, अपनी सरकार के जिस पार्टी से बिलोंग करते हो अगेंस्ट में हो, तो आप अगेंस्ट बोल नहीं सकते। अगर अगेंस्ट बोलोगे ये तो इसका मतलब आपको रिजाइन करना होगा। अगर आप सहमत नहीं हो, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आप भी एक मंत्री हो, कैबिनेट का मंत्री हो, कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया लेकिन आप उससे खुश नहीं हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि गलत हो रहा है, ये हो रहा। अगर ये ऐसा सोच है तो यू हैव टू रिजाइन, आप कंटिन्यू नहीं रह सकते। तो रिजाइन कई बार ऐसा हुआ है, इंडिया की बुक में देखो कई बार ऐसा सिचुएशन हुआ है, कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया उनमें से कोई मंत्री थे कैबिनेट के मिनिस्टर जो डिसीजन से खुश नहीं थे, तो अल्टीमेटली उन्होंने रिजाइन कर दिया, नहीं भाई आई वॉन्ट कंटिन्यू। यानी जो आपका कैबिनेट डिसाइड करती है सही हो या गलत हो, आप यू विल हैव टू फॉलो एंड फॉलो। गलत स्टेटमेंट दे रही है तो उसको आंख बंद कर ब्लाइंडली आपको सपोर्ट करना है, ये पॉलिटिक्स में थोड़ा डिमेरिट है। समझ में आया? तो लोअर इज क्लेस कन्फ्लिक्ट, हायर इफेक्टिवनेस, ऐसे ऐसे बातें, एंड फॉर्मलाइज कोलिशन बिल्डिंग, बेटर रिप्रेजेंटेशन, लेस करप्शन, कहने को है लेस करप्शन। ये सब जब लिखा जाता है तो अच्छी अच्छी बात लिखा जाता है, जब फेवर में अगेंस्ट में लिखना है तो फिर उल्टा में करप्शन का चांस ज़्यादा, वॉलेटाइल है, अनस्टेबल है, ऐसे ऐसे बातें लिखा जाएगा। हायर फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, नो रिजिड प्रेसिडेंशियल टर्म प्रॉब्लम। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, सरकार तोड़ कर जोड़ कर मरोड़ कर बनाया भी जा सकता है। एंड लोअर सिक्योरिटी थ्रेट होना चाहिए था, तो सिक्योरिटी का थ्रेट कम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गई सरकार एक तो गई मिलकर फिर दूसरे के साथ अलायंस बनाकर सरकार कोलिशन करके बनाया जा सकती है, ये है। चलो कोई बड़ा नहीं यार, इसमें ऐसे ऐसे लिखने की बातें हो गई, समझाने वाली कुछ ऐसा नहीं है। अब चलते हैं डिमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। बस जितना जितना तारीफ हुआ अब है जो बुराई करते जाना है, उल्टा बोलते जाना है। ठीक है, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी कम होता है, बराबर सरकार आती है जाती है गिर जाती है, अलायंस होता है, ऐसे ऐसे हाल है। डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ द मेजोरिटी जिनकी रहेगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। सरकार ऐसे ऐसे टाइम में कैसे कैसे कम टेन्योर के लिए रही है, मैंने एग्जांपल दे दिया है, नाम रख दिया है कि मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट इतने साल रहा, चरण सिंह साहब का इतना ही साल का 1 साल भी नहीं रहा, चरण सिंह के साथ बाद
वीपी सिंह जब राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह ये भी कुछ पीरियड में रहे, 1 साल कंप्लीट कर पाए, हाँ 1 साल कंप्लीट हुआ इनका, बस 1 साल 8 ही महीने हुआ। चंद्रशेखर साहब का क्या, ये क्या 1 साल भी इनका नहीं हो पाया, 6 महीने के आसपास। देवगौड़ा साहब का कब, हाँ 1 साल इनका भी देवगौड़ा साहब का नहीं हुआ। इंद्र कुमार गुजराल साहब का, इनका भी देखोगे तो 1 साल से पहले इनका भी खत्म हो गया, ये भी सरकार इनकी गिर गई। वाजपेयी साहब का एक तो 1 साल भी क्या, कुछ महीने, 1 महीने भी नहीं चल पाया था पहले 96 में। अब जब फर्स्ट टर्म में और दूसरे टर्म में रहा तो पूरे 4.5 साल के आसपास टर्म ये टेन्योर रहा सेकंड टर्म में। तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल, समझ में आया, दिखा दिया। तो एक तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये सब चीज़ें पढ़ना होता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक सिविल सर्विस में आपको पता है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक चैप्टर कुछ पढ़ना है, तो उसमें पढ़ाई जाती है। तो ये सब चीज़ें, ये सब ही डिस्कस होता है जो मैंने चीज़ें डिस्कस की है। अब है लोकसभा, ये जो पिक्चर उस समय दिखाया था ये यहाँ ऐसे रखा है, कुछ नहीं। अब तो इसको मैं बस स्लाइड करूँगा, इसको मैं अभी कुछ समझाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी उतना डिस्कस कर दिया था। अब देखिए जी, थोड़ा थोड़ा ये हमारे कौन है, अब नाम आया तो कम से कम चेहरा से भी जाना चाहिए। कभी मिल गए तो, कभी मिलेंगे तो नहीं, दे आर नो मोर। बड़ा ये रिस्पेक्ट कि हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं ये कभी पीएम रहे हैं, तो कम से कम आज ये विजुअल। तो ये हैं हमारे मोरारजी देसाई साहब। मोरारजी देसाई साहब काफ़ी सीनियर मिनिस्टर थे, कांग्रेसी थे, देखो काफ़ी एजेड थे भी। तो दिखने में देख रहे हो कि मोरारजी देसाई साहब बूढ़े लग रहे हैं। अरे बगल में जो इनके साथ खड़े हुए हैं कौन है, कुछ दिख रहा है? ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे उस समय। और ये है कौन, चरण सिंह, सब साथ में खड़े हैं। देखो कभी कभी अच्छा लगता है ना पुराने जमाने लोगों का ऐसा पिक्चर देखो तो अच्छा सा लगता है। अच्छा चाहे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, मैंने जब भी चैप्टर पढ़ा है तो मैं आपको ऐसा फ्लैशबैक में पूरा ले जा चुका हूँ। जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ा है तो आप देखोगे पूरा हिस्ट्री का सबका पिक्चर, सबका इमेज रखा है मैंने। बाकी जो जो चैप्टर आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आया हो, तो यहाँ और क्या, ये वीपी सिंह साहब, वीपी सिंह नहीं, चरण सिंह, राज देसाई के बाद चरण सिंह। ये थोड़ा और कंपेरेटिवली बुढ़ा वाला पिक्चर है, तो यही पर्सन शायद चेहरा मिल रहा है ना, ये चरण सिंह ही है ना, देखो तो ध्यान से। थोड़ा छोटा कर दूं क्या? अब है ये है हमारे कौन से, वीपी सिंह। मैं सबके बारे में डिटेल कुछ नहीं बता रहा हूं। और ये है चंद्रशेखर, देख रहे हो चंद्रशेखर जब बने उस समय ऐसा लगता है ना कि बाद में मनमोहन सिंह का भी वैसे ही चेहरा लगता था, उस समय भी वैसे ही दिखते थे, बाद में भी। और ये कौन है, महान ही कह सकते हो यार, पॉलिटिकल सिनेरियो में तो ग्रेट ही रहे अपने टाइम में, लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल खाने पर फोकस कर रहे हैं, कुछ पार्टी वार्टी में गए होंगे, पार्टी में तो कुछ भी हो, वहाँ आराम से प्लेट लिया, देखो प्लेट लेके अपना हाथ में लेके अपना खा रहे हैं भाई। हम लोग भी शादी में जाते हो तो क्या होता है, प्लेट लेते हैं हाथ में खाते हैं। पहले के जमाने में गांव में प्लेट में लेके खाएं, खड़ा खड़ा, बेइज्जती, काइंड ऑफ इंसल्ट। क्या कोई आदमी खड़ा लेके खाएगा? बैठा कर खिलाओगे तुम हमें? बैठा कर, टेबल कुर्सी या जमीन पर भी दरी मैट रहेगा, बल्थी मार के बैठेंगे, पत्तल मिलेगी, पानी से धोएंगे, बैठ के खाएंगे। खड़ा होकर खाना काइंड ऑफ इंसल्ट। जिस टाइम का ये है ना, उस टाइम की भी बात कर रहा हूँ, जिस टाइम का पिक्चर है ये गांव में। लेकिन शहर में क्या है, शहर में क्या होता है कि बुफे सिस्टम होता है, प्लेट सिस्टम होता है, प्लेट लोगे, कितना भी बड़ा पोस्ट का आदमी हो, किसी पार्टी में जाओगे तो प्लेट लेकर हाथ में खड़ा। चेयर मिल गए, बुढ़े हो तो चेयर मिल जाए अलग बात है, लेकिन जनरली चेयर तो रहती नहीं है, या कभी कभी रहती भी है तो कहीं कहीं। अब तो थोड़ा बहुत और एडवांस हो गया है, तो बीच बीच में क्या होता है, जहाँ खाने का जो अरेंजमेंट है, जो बीच बीच में टेबल चारों ओर कुछ चेयर रख दी जाती है, लेकिन सब लोग अगर बैठ जाए ना तो सब लोगों को जगह ही नहीं मिला, ये भी बात है। स्टार्टिंग में जब प्लेट सिस्टम जब शुरू हुआ ना तो बैठने का नहीं रहता था कहीं भी, सिर्फ प्लेट लगी रहेगी, खड़ा खड़ा खाना है। अब धीरे धीरे और ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, तो अब क्या होता है कि जो प्लेट के साथ साथ बीच बीच में टेबल भी लगा रहेगा कई कई जगह, और उसके चारों ओर चेयर रहेगी। जो भी बूढ़े हैं या जो 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 सीनियर लोग हैं वो बैठ जाते हैं, रेस्पेक्ट उनको चेयर दे दिया जाता है कि बैठ के खाइए। लेकिन उस समय खड़ा खड़ा खाने वाला सिस्टम था। सोचो
चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रहकर ये लोग हाथ में प्लेट लेकर खड़ा खड़ा ही खा रहे हैं, यानी उस समय प्लेट सिस्टम वाली सिस्टम शुरू ही हुई थी। तभी तो एकदम खाने पे बिल्कुल लालू यादव साहब का फोकस है एकदम बिल्कुल। तो इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा भी रहा, कुछ खराब भी रहा। तो खराब उराब में हमें नहीं जाना है, छोड़ो वो सब में हमें घुसना नहीं, क्योंकि मैं इनका डिस्कशन तो अभी कर नहीं रहा हूँ, तो क्यों जाना मुझे इनके बारे में। देखिए, और ये पानी का ग्लास है क्या शायद। कहोगे क्या देखते रहते हैं। ये देखो, यहाँ कौन है, एच डी देवगौड़ा साहब। एच डी देवगौड़ा, और इनकी जब सरकार बनी होगी तो इन लोगों का यूपी बिहार का सपोर्ट का सरकार। यूपी बिहार में इतने एमपी हैं, यूपी बिहार में लगभग 40 है, यूपी में लगभग 70 या 80 के आसपास है, 80 के आसपास है। ये दोनों को मिलाया तो 120, ऐसे ऐसे 120, मेजोरिटी के लिए 275 चाहिए। और दूसरे स्टेट से कुछ कुछ मिलाकर सोचो, ये दोनों स्टेट का इतने पॉपुलेशन है, इतनी एमपी की सीट है, इसका इतना कंट्रीब्यूशन हो जाता है सरकार बनाने में। यानी ये दो अगर से किसी को बहुमत पूरा भरकर वोट मिल गया इनकी, तो थोड़ा थोड़ा और जगह से थोड़ा लाकर भी गवर्नमेंट बना सकते हैं, या किसी पार्टी को अलायंस करके। इतना इंपॉर्टेंस है। तो उस समय सरकार बनाने में इनकी उसमें काफी, और इनकी जो यूपी में चल रही थी और इनकी चल रही थी बिहार में, तो इतना महत्व था। ये है एच डी देवगौड़ा साहब, राज्यसभा से ही बने थे, राज्यसभा के एमपी थे, लोकसभा से नहीं जीते हुए थे उस समय जब ये पीएम बने थे। देखिए, और बहुत उस समय जब ये थे ना, ये दोनों खासकर, बहुत इतनी सीटें आती थी, बहुत पावर में रहते थे। लोकसभा में देखोगे जो स्टेटमेंट ये लोग देते थे या भाषण देते थे, खासकर लालू यादव, बिना डर का, क्या बोलना है जो मना है, धनिया मिर्ची सब चीज बोल देते थे। धनिया मिर्ची सिंदूर शादी, मछली कादो, जानते नो कट, कादो जैसे को मर्ड, मछली मारना, ये सब कुछ भी बोल दिया करते थे। क्योंकि इतना जब लोगों का सपोर्ट हो ना, इतना जब सीट है ना, तो आवाजें निकलती है लोगों का। ऑब्वियस बात है, जब आपके पास पोजीशन हो, पावर है ना, तो आप आवाज निकलेगी। अब जैसे कि कोई कोई ऐसे नॉर्मल बेचारा पढ़ाई कर रहा है तो नहीं बोलेगी। अब जब सिलेक्ट हो जाएगा तो देखो, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इस पर, ट्विटर पर, यहाँ वहाँ तरह तरह की बातें लिखना शुरू कर देंगे। और बाकी दोस्तों के बीच में, सोसाइटी में या ग्रुप में मैसेजबाजी, फेसबुक पर, मतलब फेसबुक में वो तो हो गया, व्हाट्सएप में। अदरवाइज अभी बेचारा पढ़ रहा है तो बिल्कुल शांत रहेगा, होगा ना होगा यार, ऐसे मुंह दिखाने लायक रहूंगा नहीं। मतलब सिर्फ इस एग्जाम की नहीं, किसी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सिविल सर्विस की बात नहीं, किसी एग्जाम में, किसी गवर्नमेंट जॉब की या किसी की तैयारी कर रहा हो तो। और जब तैयारी होने को, सिलेक्ट होने के बाद, किसी भी एग्जाम में, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ब्यूरोक्रेट हो, अदर वाट एवर, साइंटिस्ट हो, कुछ में, उसके बाद जब पावर आती है तो आवाजें भी निकलती है, उस हिसाब से कॉन्फिडेंस रहता है। और जब कोई सपोर्ट ही नहीं हो, वोट ही नहीं आपको मिल रहा हो, लोग एमपी नहीं है, तो कहाँ से आवाज निकलेगी। और जब आदमी का आवाज वो निकालता है पावर, ना कि खुद पर्सन। अगर इनको कोई वोट वोट नहीं, अब जब देखो इनका भी समय आया कि जब है जो, एक समय ऐसा है कि 1 या 2 सीट लोकसभा में जीत पाते थे, तो जो आवाज पहले वाली जो टोन रहती थी, जो ट्यून रहती थी, कहने वाला टोन या ट्यून कहो, जो आवाज बुलंद, वो आवाज फिर नहीं रहा। बाद में तो बूढ़े भी हो गए, शरीर भी, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज हो गई, पैनक्रियाज का ऑपरेशन, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट। अब तो देखते हो बेचारे बहुत लास्ट स्टेज पर, बहुत काफी ओल्ड हो चुके हैं। ओल्ड नहीं, एज तो इतनी भी ज्यादा नहीं हुई है, पर बीमारी के कारण। तो उस समय बाप रे जबरदस्त आकर रहा था, बाप रे बाप, कहने का नहीं, एकदम बिल्कुल जो, मतलब इंडिया पॉलिटिकल सिनेरियो पर, मंच पर देखा जाए तो जो चलती थी ना, कहना नहीं है उस समय, बहुत। ये है इंद्र कुमार गुजराल, बिल्कुल एकदम साइंटिस्ट जैसा लगते हैं ये। खासकर दोस्तों में कोई कोई ऐसे दाढ़ी रखा रहा था तो बोलते हैं यार तू तो साइंटिस्ट लग रहा है, तो कोई कोई फ्रेंच कट ऐसा रखे रहे। तो उस समय, उसके बाद से देखते हो, आई थिंक मूवियों में भी, बहुत सारे मूवी में फ्रेंच कट ऐसे, इसको फ्रेंच कट बोलते हैं इस दाढ़ी को, तो कई मूवियों में आना शुरू हुआ। या जो अब्दुल कलाम की जो बाल हेयर स्टाइल है, तो उसका तेरे नाम, कई मूवी में भी वैसे हेयर स्टाइल कई लोग रखना शुरू कर दिए। शायद बगल में चेहरा बहुत अजीब सा है, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब है ही, ये सोनिया गांधी ही होंगे, लेकिन पिक्चर थोड़ा सही नहीं आया, तो थोड़ा सा अजीब सा डिफरेंट लग रहा है ना। ये हुआ, और ये हमारे कौन है, फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी खुद बने प्राइम मिनिस्टर। सोचो उस समय जवान दिखते थे, बाद में होते होते जब प्राइम मिनिस्टर बनने की बारी आई, तब तक काफी बाल पक गए। अब बगल में कौन है, नरेंद्र मोदी। तो और क्या, उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे होंगे 2002 में से, तो चीफ मिनिस्टर हैं जब जो गोधरा कांड हुआ, 2000 के आसपास से ही चीफ मिनिस्टर वहां के थे गुजरात के, नरेंद्र मोदी।
और चले यहाँ सब थोड़ा सा जो जो हमारे देश में चीफ मिनिस्टर पीएम मतलब पीएम रहे उनका पिक्चर मैंने दिखा दिया, इमेज। नो कंटिन्यूटी ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिस्कस हो चुका है, लंबे सरकार बदल जाती है, पॉलिसियाँ बदल जाती है, ऐसा सेम वाज रिपीटेड, ये एग्जाम्पल हो चुका है। एंड डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट जो है इतनी पावरफुल होती है क्योंकि प्रधानमंत्री के क्लोज होते हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिला है, लोगों का सपोर्ट है, लोगों ने जिताया है, तो लोगों ने जिताया तो आवाज़ खूब निकलेगी। ऐसे लालू यादव की उतनी आवाज़ उतनी कौन क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उतनी सीटें मिलती थी, लोग वोट देते थे। जो भी कहो, आप कहो कि वोट का हेरा फेरी है, जो जो ब्लेम लोगो, अल्टीमेटली सीट तो आती थी ना, तो इतनी आवाज निकलती थी। आज नरेंद्र मोदी का इतनी आवाज बुलंद है, इतने बोलते हैं, क्यों? क्योंकि लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग जिता रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं। एक समय आएगा जब वोट नहीं मिलेगी ना इनको, तो जितनी आवाज में जो गर्मी दिखती है, अगर गर्मी मतलब इन द सेंस बुलंद दिखता है ना, वो नहीं रह पाएगा। देखना आता है लाइफ के, हर कोई की लाइफ में स्टेज अप डाउन आते रहता है, आता है। जैसे अभी रिसेंट वाले इलेक्शन में भले ही बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी पूरा जितना उम्मीद करते थे कि हम 400 लाएंगे, 400 तो ला नहीं पाई। यहाँ तक कि 272 भी जो अकेले दम पर बीजेपी के दम पर नहीं ला पाए, अलायंस के साथ आ पाया, आए ना। तो उनका जो जब देखा, जब जीतने के बाद जब सब लोग एक जगह जब अनाउंसमेंट हुआ, फिर जब स्टेज पर जब आए, तो उस समय देखना जीत के भी हारा हुआ फील कर रहे थे। किन्हीं की इनके पर, या नरेंद्र मोदी कहो या अमित शाह बोलो, जेपी नड्डा, इनके चेहरे पे या राजनाथ सिंह, ये लोग चारों स्टेज पर थे जीतने के बाद। शाम में जो होती है पार्टी की, जब मीटिंग नहीं, पार्टी में स्टेज सेलिब्रेशन होता है, तो वहाँ आके कुछ भाषण देना होता है उस दिन या कल अगले दिन। तो चेहरा इनका इतना डाउन लग रहा था जैसे जीते ना हो, हारे हो, ऐसा। सोचो खुशी क्या टर्म है, रिलेटिव टर्म है। देखो जब आपको पास कुछ भी नहीं है, आपके पास 100 रुपया मिल गया तो आप बहुत खुश होगे, बहुत खुश रहो। कुछ नहीं है तो, जब आपके पास बहुत है, जब लाखों है, लाखों में आपको उम्मीद करते हो कि करोड़ों मिलेगा, लेकिन मिला सिर्फ लाख ही मिला, तो आप बहुत दुखी महसूस करोगे। समझ गए? तो ऐसा है, जब कुछ नहीं था तो थोड़ा सा भी मिला तो बहुत खुशी महसूस हुई, और जब बहुत मिल गया, तो जब कोई चीज अब उसी लेवल पर मिल रहा है तो उसका कोई पॉइंट, उससे मोर देन मोर चाहने की चाहत होती है। तो वैसे ही बीजेपी जीती भले ही, लेकिन उनकी उम्मीद थी 400, लेकिन इनके चेहरे पर काफी दुखी है, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे हारे हुए हैं। ऐसा चेहरा देखना, यूट्यूब पर जरूर मिल जाएगा। तो मुझे भी लगता था यार ये तो जीते हैं, तो था क्या कि हम इंडिपेंडेंट जीतेंगे, एकदम अपने बीजेपी अकेले लाएगी इतना, लेकिन वो ला नहीं पाई थी। टारगेट 1 जो था, तो काफी एकदम हरा हरा महसूस कर रहे थे, चेहरे पर स्माइल तक नहीं थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जीते हो। तो डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट डिक्टेटर हो जाता है। एंजॉय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कहने का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करती है ना, एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, लेकिन अल्टीमेटली कैबिनेट करती है, कैबिनेट प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अदर का सबका सिग्नेचर भले जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड कौन करेगा? कैबिनेट। यानी प्रेसिडेंट जो जो काम कर रहे हैं कैबिनेट के कहने पर ही अल्टीमेटली। कैबिनेट में भी उसमें जो और लीडिंग रोल किसका हो जाएगा? पीएम। जो जो प्रेसिडेंट का क्या क्या काम है, एग्जीक्यूटिव काम मैंने बता ही दिया था, लेजिस्लेटिव काम है हाउस को सेशन स्टार्ट कराना, प्रोड्यू करना, मतलब सेशन पूरा टर्मिनेट कर देना, एक सेशन पूरा खत्म हो गया, ठीक है, उसके अलावा डिजॉल्व कर देना, तो ये सब भी कैबिनेट के ही डिसीजन, मतलब इशारे पर, इस एडवाइस पर करेंगे। ये है कोई ऑर्डिनेंस लाना, ऑर्डिनेंस भी लाना है तो अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट नहीं लाते हैं, अल्टीमेटली कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट ही कहती है ऑर्डिनेंस लाना है, तो भी कैबिनेट के कहने पर। या और क्या कहा जाए, कोई बिल को एसेंट देना है तो है ही आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो तो मैंने सब चीज बताया था ना, पॉकेट वीटो कोई बिल को एक्शन ही ना ले, प्रेसिडेंट रखे रह जाए, तो ये तो इनकी अपनी डिस्क्रिप्शन पर निर्भर है। एब्सोल्यूट वीटो, प्राइवेट मेंबर बिल आया तो उसको एसेंट ना दे, या बिल आया और सरकार गिर गई तो एसेंट ना दे, तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट वीटो, विथ होल्ड कर लेना। सस्पेंसिव वीटो कहलाता है कि कोई बिल आया तो उसको सिग्नेचर ना दे के वापस भेज दे, वापस भेज के बाद दोबारा जब आएगा, तो जब रिकंसिडर करने के लिए आएगा, रिकंसिडर के बाद तो उस पर तो एसेंट देना ही देना, वो सस्पेंसिव वीटो होता है। ये हुआ, एंड और क्या हुआ, इतना ही। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है कि
ये पता है इंडिया में क्वालिफाइड वीटो पावर नहीं है प्रेसिडेंट को। क्वालिफाइड कोई अच्छा बात भी नहीं है, वीटो मतलब कोई बिल गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने लौटा दिया, और दोबारा वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास तो सिंपल मेजोरिटी से नहीं, जो मेजोरिटी से गया उससे ज़्यादा मेजोरिटी से भेजा जाना चाहिए, कि ऐसे ज़्यादा मेजोरिटी का सपोर्ट पार्लियामेंट में चाहिए तब प्रेसिडेंट के पास जाए। तो वो सिस्टम इंडिया नहीं है। इंडिया में जैसे बिल गया वो लोग कंसिडर करके दोबारा उसी मेजोरिटी के साथ भेज दें, सपोर्ट के उसी मेजोरिटी के सपोर्ट के साथ, तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही देना है। ये कहलाता है सस्पेंसिव वीटो। क्वालिफाइड वीटो मतलब रिटर्न जब करे तो अगली बार रिटर्न किया जाए तो उससे ज़्यादा मेजोरिटी के साथ वो रिटर्न करना चाहिए, बिल को रिटर्न किया जाना चाहिए, उससे ज़्यादा मेजोरिटी का सपोर्ट है इस बिल को, तो वो प्रेसिडेंट एसेंट देंगे। अगर सेम मेजोरिटी का सपोर्ट से बिल पहुंचेगा तो एसेंट नहीं देंगे, वो कहलाता है क्वालिफाइड वीटो। तो ये तो वीटो पावर लेजिस्लेटिव पावर में यहाँ हुआ। और लेजिस्लेटिव में क्या हुआ, पार्लियामेंट के लिए सेशन नहीं लाना, कॉन्फिडेंस मोशन, डिजॉल्व करना, वो भी लेजिस्लेटिव पावर में आएगा। डिजॉल्व जो हाउस को डिजॉल्व कर रहे हैं, लोकसभा को पार्टिकुलरली, वो भी किसके कहने पर, कैबिनेट के कहने पर। तो तो कैबिनेट डिक्टेटरशिप हो जा रही है। जितना अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव बता दिया, ये बताया। फिर आर्मी में बता दूं, कमांडर इन चीफ तो प्रेसिडेंट हैं, अपॉइंट करते हैं डिफेंस एयर चीफ, नेवी चीफ, लेकिन बता दूं उनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, वो कैबिनेट के कहने पर नहीं, वो वहाँ के सीनियरिटी के हिसाब से जो सीनियर हैं, जिनका एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट ज़्यादा है, तो उनको अपॉइंट एकदम करना ही करना है। उसमें ये डिसाइड नहीं होता है बाहर से इंटरफेयर, एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्री इंटरफेयर नहीं करेंगे तो इनको आर्मी चीफ बनाया जाए। वो जो सीनियर हैं या परफॉर्मेंस बेसिस पर, जिनका परफॉर्मेंस AR नंबर मिला हुआ ज़्यादा, उनका नंबर आएगा वो बनेंगे। इसमें सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन नहीं होता, कितने नाम जाएंगे इसमें से सिलेक्ट करना है। एक तो ये हो गया। बाकी एग्जीक्यूटिव वाला में CBI का चीफ, ED का चीफ, ये सब जो सिलेक्शन हो रहा है, कौन प्रेसिडेंट जो कर रही है, अपॉइंट कर रही है, तो किसके इशारे पर, किनके इशारे पर, इधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कैबिनेट के इशारे पर, तो कैबिनेट ही कर रही है। और यहाँ हो गया, बिल हो गया, हाउस, और क्या बोलूँ, हाँ एक चीज़ और, फाइनेंशियल वाला में कहा जाए कि कहते हैं ना कि मनी बिल है जो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का, ठीक, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन दे देती है, और प्रेसिडेंट ऐसे भी सुनेगी किसका, मंत्री का ही, कैबिनेट का ही। दूसरी बात, कंसिडरेटेड फंड से कोई भी पैसा निकालना है तो बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के नहीं जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को अप्रूव देना नहीं, अप्रूव देना अपने मन से डिपेंड नहीं करता है, कैबिनेट के डिसीजन पर ही करेगी काम, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहने का मतलब, लेकिन कैबिनेट के डिसीजन पे ही, ठीक। फिर है ना, तो कोई ग्रांट अगर पार्लियामेंट किसी को ग्रांट प्रोवाइड कर रही है, ग्रांट के लिए कोई पैसे निकाला जा रहा है तो बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के नहीं, प्रेसिडेंट के अप्रूवल वो भी प्रेसिडेंट किनके इशारे पर चलेगी, कैबिनेट के ही इशारे पर। साथ में किसी टैक्स, कोई सेंट्रल टैक्स पर सरचार्ज जोड़ा जा रहा है, टैक्स की बात कही जा रही है, नया टैक्स जोड़ा जा रहा है, तो वो भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल मतलब कैबिनेट का ही, कहने का मतलब कैबिनेट ही इशारा करेगी इनको। फिर कोई स्टेट का बिल ऐसा हो जिसमें इंटर स्टेट ट्रेड और या इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स, उसमें कुछ उससे रिलेटेड मैटर है, तो उसके लिए बिल को रिजर्व किया जाता है। अब रिजर्व किया जाता है, गवर्नर रिजर्व करती है उस बिल को, करती है ना। और बाकी और भी क्राइटेरिया है कि गवर्नर किस बिल को रिजर्व करेगी, जो हाई कोर्ट के पावर को डेरोगेटरी हो। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है DPSP फंडामेंटल राइट, उसमें थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है, ऐसे उससे रिलेटेड बिल हो तो उसको रिजर्व करके रखती है प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट साइन करे या ना करे, अल्टीमेटली कैबिनेट ही बोलेगा, कैबिनेट के इशारे पर, समझ गए। एक तो ये, और क्या, कंटिजेंसी फंड, जो इमरजेंसी के लिए जो फंड निकाला जा रहा है अगर इशू हो रहा है, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल होता है। तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट पैसे वैसे के मामले में किस, कैबिनेट ही कहेगी प्रेसिडेंट को, जो डायरेक्ट करेगी या एडवाइस करेगी। तो ये हुआ आपका कहाँ, फाइनेंशियल मैटर वाले में हुआ, ठीक। बाकी इमरजेंसी लाना, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, तो वो सब जितना भी है सब प्रेसिडेंट कर रही है। तो प्रेसिडेंट रूल गवर्नर रिकमेंड करती है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल लाए या नहीं, कैबिनेट ही इनको डायरेक्ट करेगी। हाँ, प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम कर दिया जाए या नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाए, उसके लिए भी कैबिनेट ही, यानी इन द सेंस प्रेसिडेंट का जो भी एग्जीक्यूटिव काम, लेजिस्लेटिव काम, फाइनेंशियल पावर जो भी है, या मिलिट्री तो छोड़ ही दो, और क्या हुआ, और कुछ बचा, जुडिशरी का भी अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है, नाम वाम रिकमेंड,
किसको उन नाम में से सिलेक्ट करना है, तो उसमें भी जजेस का जो अपॉइंटमेंट करना है तो इसमें भी नाम ये सिलेक्ट करेंगे, ये डिसाइड करेंगे। कैबिनेट ही बोलेगी इसमें से 10 नाम में से 3 ही नाम को सिलेक्ट किया जाए। तो अल्टीमेट कंट्रोल भले प्रेसिडेंट का जितना फंक्शन देखो सब करवाना, प्रेसिडेंट कर भले रही हो लेकिन कौन करवा रहा है, कैबिनेट ही। तो अल्टीमेट डिक्टेटर कौन है, कैबिनेट। यानी कैबिनेट का जो जो फंक्शन क्या लिख दोगे, जो जो प्रेसिडेंट का फंक्शन है उसको ही कोरिलेट करके वो इनडायरेक्टली कैबिनेट ही करवा रही है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, मिलिट्री और क्या और क्या, और कुछ बचा? कुछ नहीं है, कुछ आएगा तो कुछ और डिस्कस हो जाएगा बाद में। तो ऐसे ऐसे हुआ डिक्टेटरशिप, इतना मैं बता रहा हूँ, कुछ मतलब है इसलिए आगे कुछ आएगा, इसलिए मैं बार बार कैबिनेट के बारे में, काम के बारे में कैबिनेट का बता रहा हूँ। कैबिनेट का इतना कंट्रोल, इतना अपॉइंटमेंट, यहाँ तक जजेस का अपॉइंटमेंट, हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करती है। फिर क्या कुछ है हटाना उठाने के बाद? अभी तक इतना ही, चलो आगे देखा जाए। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, वही सेपरेशन ऑफ पावर जिससे वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में है ना, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ हमारा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वो तो दोनों पार्लियामेंट का ही हिस्सा है। तो ये कहा गया कि सेपरेशन ऑफ पावर अगेंस्ट कहाँ है हमारा, कौन सा डीपीएसपी का प्रोविजन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी वहाँ है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर नहीं है, एग्जीक्यूटिव एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये फ्रेज इस्तेमाल है ना, ये सेंटेंस है कहाँ, आर्टिकल 50 डीपीएसपी है ना। और एज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये होता है क्या बोलते हैं, हमारा क्या है, हमारा एग्जीक्यूटिव ऐसे सेपरेट नहीं है कैबिनेट, हेंस दिस सिस्टम अगेंस्ट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यानी फेडरलिज्म का जो फीचर होता है, सेपरेशन ऑफ पावर फेडरलिज्म का फीचर होता है, मैं बताऊंगा अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फेडरलिज्म का फीचर भी होता है सेपरेशन ऑफ द पावर। लेकिन ये देखना, रियल तरीके से देखा जाए तो सेपरेशन ऑफ पावर है नहीं। तो वही कहा कि होल सिस्टम गोज अगेंस्ट, ये लाइन अच्छा लाइन है, दिखने में भी सुंदर लग रहा है, इसको तुम याद ही कर जाना, अगेंस्ट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो अगेंस्ट द लेटर एंड स्पिरिट जो है ना, ये जो थोड़ा सा सुंदर दिखने में लग रहा है, ये भाव से, ये भावना से कहने का मतलब, जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, इसकी जो भावना है हमारे यहाँ, उसको फॉलो हम कहाँ कर रहे हैं, तो ये बातें कहा गया है। मतलब लेटर एंड स्पिरिट कहने का मतलब सच्चे तरीके से कहने का मतलब ये, सच्चे तरीके से जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का जो थ्योरी है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये हुआ लेटर ऑफ स्पिरिट कहने का मतलब, सही तरीके से, सच्चे तरीके से, ये हुआ लेटर एंड स्पिरिट। एंड हुआ गवर्नमेंट बाय अनस्किल्ड मतलब जो इनको मंत्री चुनना है ना, तो जितने एमपी सिलेक्ट हुए उन्हीं में से चुनना है, या जो एमपी नहीं सिलेक्ट हुए उनमें से भी चुन सकते हैं, लेकिन उनको 6 महीने का अंदर मंत्री मतलब एमपी बनना ही है, लोकसभा या राज्यसभा का। तो इनको इनके तरह अपॉर्चुनिटी नहीं है जैसे ट्रम्प को कि भाई एलन मस्क को ले लिया जो एक्सपर्ट है बिजनेस में, तो यहाँ अगर कोई किसी को लेना है तो उनको फिर एमपी बनना ही होगा। तो इनके पास लिमिटेड है, जितना या तो जितने एमपी सिलेक्ट हुए उन्हीं में से चुनना है। तो अब जो चुने, अब देखो पॉलिटिक्स में जो जाते हैं, तो अगर ये तो है, आपको मैंने बताया कि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहें, इलेक्शन अगर जैसे देखा, इलेक्शन जीतना बहुत टफ चीज़ है, लोगों के बीच में लोगों को कन्विंस करना, भाषण देना, ये बंटवाना वो बंटवाना, लोग खिलाना, इतना हाथ जोड़ना, ऐसे गिर गिर कर, जब इलेक्शन का टाइम होते तो 1-2 महीना में तो ऐसे गिर गिर कर सबके पैर छूते हैं, ऐसे कभी ना पैर प्रणाम करे, लेकिन गरीब गरीब के भी पैर जाके नेताजी छूते हैं। ये बंटवाना, लोगों को इतना सपोर्ट जुटाकर, लोग रोज खिलाना लोगों को, उतना यंगस्टरों को भीड़ जुटाकर बाइक से बुलवाना, सब बाइक को कहना कि पेट्रोल का पैसा देंगे, एक दिन का खाने का पैसा देंगे, रोज 500-500 रुपया देंगे, आओ सब बच्चा पार्टी आ जाओ। इतना भीड़ भाड़ जुटाना भी बहुत मुश्किल की बात है। तो जो ऑफिसर टाइप के लोग हैं उनसे काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, जो डॉक्टर टाइप के हैं, जो इंजीनियर टाइप के, उनसे काम ना हो पाएगा, जो बिल्कुल हम ऐसे जो ऑफिसर टाइप का जो बना हुआ, जो आदत बनी हुई है, डिसिप्लिन ऐसा। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम होता है, डिसिप्लिन कहाँ, बिल्कुल पैर भी छूना है आपको। गलत है कि शराब बांटना गलत है, नियम है, तो फिर भी आपको वोट जीतने के लिए शराब बांटना पड़ेगा, पैसे बांटने पड़ेंगे, कंबल बांटने पड़ सकते हैं। तो ऐसे अगर पढ़े लिखे हो, मोरल एथिक्स की बात कहती तो रॉन्ग है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, लोग अगर हमसे खुद से तो वोट देना कि खिला पिला कर, तो ऐसे जब बिल्कुल नियम कानून फॉलो करोगे तो जीत तो नहीं पाओगे, होता ही है। और यार आज तक कभी
मनमोहन सिंह कभी एमपी का इलेक्शन, ये तो खड़े भी नहीं हुए, और खड़े भी होते तो कभी जीत नहीं पाते, पता है आपको। और उसी तरीके से अरुण जेटली उतने भाषणबाजी करते थे, ये करते थे, वो करते थे, लॉयर थे, तो क्या कभी एमपी का इलेक्शन जीत पाए? एक बार खड़ा भी हुआ वहां से, पंजाब से, अमृतसर से, नवजोत से सिद्धू का कैंडिडेट सीट थे, वो हार गए। और क्या बोलूं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, देखो अभी कहोगे कि या पी चिदम्बरम शायद ये भी राज्यसभा से रहा करते थे, पी चिदम्बरम, उनके बेटे तो लोकसभा से एमपी हैं, पी चिदम्बरम का श्योर नहीं हूँ, पर ये निर्मला सीतारमण राज्यसभा से एमपी हैं। तो फिर जयशंकर, एस जयशंकर राज्यसभा से एमपी हैं, ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट, टाई कोट में रहने वाला बंदा, कभी कुर्ता पैजामा में इस तरीके से नेता की वेशभूषा में नहीं देखोगे, क्योंकि पहले से वैसे ड्रेसिंग की हैबिट है। अब थोड़ा सा बंडी वंडी टाइप का कुछ पहन लेते हैं ऐसा, जैसे जो गवर्नर वॉर्नर या कभी पहनता है, अदरवाइज पहले जब शुरू में बने थे ना, तो पहले जो डिप्लोमेट की तरह जो कोट पैंट में आदत थी उनका, टाई में रहने को वैसे ही रहते थे। अब तो कुछ कुछ नेता की तरह बंडी वंडी जो मैंने बोला ना वैसे पहन लेते हैं, हाफ वाफ, अदरवाइज वैसे रहते थे। तो ये भी राज्यसभा से, अगर लोकसभा से इनको खड़ा करके जीतने के लिए कहा दिया है तो लोग वो काम वो नहीं हो पाएगा, उससे जीत नहीं पाएंगे वैसे। तो वैसे भाषणबाजी करना, लोगों के बीच में जाना, गली गली में जाना, और वैसे जो जो बताया, जीतने के लिए कभी कभी बहुत गलत नुस्खे भी अपनाने पड़ते हैं, तभी जीत पाते हैं। आप देखा ना, कितने जो सिविल सर्वेंट रिटायर्ड होकर सोचते हैं कि पहले रिजाइन करके जाओ, इलेक्शन कंटेस्ट करो, जीत जाओगे अपने दम पर, बिना पार्टी के सपोर्ट के जीत ही नहीं सकते। उस पार्टी का वहाँ सपोर्ट है, वहाँ मेजोर वोट है, तो उस पार्टी से टिकट मिलेगी तो जीतोगे। चाहोगे एकदम इंडिपेंडेंट जाए और यहाँ से जाने के बाद जीत जाएंगे, नहीं, बहुत मुश्किल। तो ऐसा होता है, तो अनस्किल हैं, उतने उस टाइप का स्किल नहीं है, उन्हीं में से चुनना है इनको, ये कहा गया है। अब रीजन फॉर अडॉप्टिंग, इतना होने के बाद हमने अडॉप्ट क्यों किया पार्लियामेंट्री सिस्टम को, क्यों हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों नहीं अडॉप्ट किया, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ पहले से फैमिलियर थे, अंग्रेज हमें इसी को सिखा चुके थे, यही सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा था, हम फैमिलियर थे तो हम इसको अपनाएं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे लिए नया होता, हम उस समय उतना मेच्योर भी नहीं थे, उसको अपनाते तो हो सकता है सक्सेस नहीं हो पाता, डिफिकल्ट होता हम लोग समझने में भी और सरकार चलाने में भी। तो ये हुआ फैमिलिटी की बात, प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें नेता लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ज़्यादा होती है, अलग रहते तो इनसे सवाल जवाब कुछ नहीं हो पाता, इतना बार बार टोका टोकी नहीं हो पाता, तो जवाबदेही नहीं रह पाती, नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसा लाना, ऐसा डर वोर नहीं रहता, एक से बार बन गए तो 4 साल रह जाते जब तक इम्पीच ना किया जाए, ऐसे लोग वहाँ है प्रेसिडेंट का। तो इस कारण कहा गया कि रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा रहेंगे, तो ऐसे ऐसे बात कहा गया। नीट नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी, हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है, तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है, लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर, एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है, @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे।
एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही हो गया कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज ए फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी